स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। 28 सितंबर 2016 को जब इंडिया ने पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले टेररिस्ट बेस कैंप्स के ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो पूरी दुनिया अचंभे में पड़ गई थी। ये पूरा ऑपरेशन इतना सीक्रेटिव था कि 29 सितंबर की सुबह इस दुनिया को इस स्ट्राइक की खबर मिल पाई। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं था जब इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पाकिस्तान में घुसकर किसी मिशन को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट किया हो, बल्कि इस ऑपरेशन से पहले भी कई बार इंडिया ऐसे जबरदस्त कारनामों को अंजाम दे चुका है। ऐसा ही एक कारनामा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने 1965 की वॉर में भी किया था, जब इस जंग के दौरान हमारी सेना ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में घुसकर दुश्मन के ठिकानों पर कब्जा कर लिया था। इस कार्यवाही से इंडिया ने दुनिया को यह बता दिया था कि भले ही हिंदुस्तान हमेशा से एक अमन और शांति पसंद मुल्क रहा है, लेकिन अगर किसी भी देश ने हमारी इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी पर बुरी नजर डाली तो हम ऐसी नजरों को झुकाने की ताकत भी रखते हैं। इस कार्यवाही के दौरान इंडियन आर्म्ड फोर्सेस ने पीओके के लगभग 1900 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन इंडियन आर्मी द्वारा कब्जे में लिए गए इस पूरे इलाके में से जो इलाका स्ट्रैटेजिकली सबसे ज्यादा अहम था उसे हाजी पीर पास के नाम से जाना जाता है। वैसे तो 1965 के युद्ध के दौरान हमने इस स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट एरिया को बैटलफील्ड में जीत लिया था, लेकिन नेगोशिएशन टेबल पर हम इसे दोबारा हार गए। तो हमारे आज के वीडियो डिस्कशन इसी स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट हाजी पीर पास पर केंद्रित है, जहां हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्यों पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में बसा हाजी पीर पास हमारे लिए स्ट्रैटेजिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आखिर वो कौन सी वजह थी जिसके कारण देश के अनेक सिपाहियों के बलिदान से जीती धरती हमने दोबारा अपने दुश्मन देश को सौंप देनी पड़ी, और जानेंगे आखिर क्या है हाजी पीर पास की कहानी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस GS3 के इंटरनल सिक्योरिटी सेक्शन के लिहाज से काफी ज्यादा है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, स्टडी IQ आप सबके लिए लेके आया है एक बहुत ही खास कोर्स। स्टडी IQ यूपीएससी प्री प्लस मेंस के लिए एक फुली लाइव कोर्स लॉन्च करने जा रहा है। इस कोर्स में 900 घंटे से ज्यादा की लाइव क्लासेस होंगी। प्रीलिम्स में आपको परिपक्व करने के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए जाएंगे, मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी, और आपके डाउट्स को किसी भी समय क्लियर करने के लिए मिलेगी 1-to-1 मेंटोरशिप, जिसके अंतर्गत आप अपने एकेडमिक और नॉन एकेडमिक डाउट को क्लियर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। दोस्तों, इन बैचेस में क्लासेस की स्टार्टिंग 30 नवंबर मॉर्निंग 8 AM से हो रही है। तो अब आप भी अपनी तैयारी को एक हेड स्टार्ट दीजिए और पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि अब तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी IQ के साथ। बाकी सभी अपडेट्स के लिए आप मुझे मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो कर सकते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम हाजी पीर पास से जुड़े बैकग्राउंड के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन को जान ले। दरअसल साल 1947 में जब हमारा देश आजादी की दहलीज पर कदम रख रहा था, उसी वक्त देश में विभाजन की नई दीवार भी खड़ी हो रही थी। दीवार के एक तरफ के हिस्से को हिंदुस्तान का नाम दिया जा रहा था, तो वहीं दीवार के दूसरी तरफ के हिस्से को पाकिस्तान के नाम से पुकारा जा रहा था। जब 14 अगस्त को पाकिस्तान और फिर 15 अगस्त को हिंदुस्तान 200 सालों की गुलामी से आजाद हुआ, तब सबको ये आशा थी कि अब दीवार के दोनों तरफ अमन और शांति का माहौल कायम रहेगा। लेकिन जल्द ही दोनों देशों के बीच युद्ध के स्वर गूंज उठे। एक के बाद एक इन दोनों देशों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स खड़े होते जा रहे थे। कभी इन कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण था जूनागढ़ तो कभी जोधपुर। लेकिन जम्मू कश्मीर को लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ वो अपने आप में खास था। दरअसल आजादी के दौरान जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट हुआ करता था, जहां की आवाम मुस्लिम बहुल्य यानी मुस्लिम मेजॉरिटी थी, और वहां का राजा एक हिंदू था। मुस्लिम मेजॉरिटी प्रिंसली स्टेट होने के कारण पाकिस्तान लगातार जम्मू एंड कश्मीर पर पाकिस्तान में मिल जाने का प्रेशर बना रहा था। वहीं दूसरी तरफ वहां के राजा हरि सिंह जम्मू कश्मीर को इंडिपेंडेंट प्रिंसली स्टेट रखना चाहते थे। इसी बीच 21 अक्टूबर 1947 को कुछ पाकिस्तानी ट्राइब्स ने पाकिस्तानी आर्मी के साथ मिलकर कश्मीर पर हमला बोल दिया। इस हमले से घबराए राजा हरि सिंह ने तुरंत इंडिया से मदद की गुहार लगाई। भारतीय सरकार ने मदद करने की बात तो मानी, लेकिन सिर्फ इस शर्त पे ही राजा हरि सिंह को जम्मू कश्मीर का एक्सेशन इंडिया में करना होगा। जैसे ही राजा हरि सिंह ने इन शर्तों को मान लिया, इंडिया ने अपनी सेना को कश्मीर में पाकिस्तानी ट्राइब्स और आर्मी से लड़ने के लिए डिप्लॉय कर दिया, और न्यूली इंडिपेंडेंट हुए दोनों देशों के बीच युद्ध के बिगुल बज गए। 1 जनवरी 1949 को ये युद्ध थमा और दोनों देशों ने एक पीस अकॉर्ड साइन किया। जम्मू कश्मीर के जिस 1/3 हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा रहा उसे आज हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी POK कहते हैं। लेकिन पीस अकॉर्ड के बाद भी पाकिस्तान के नापाक मंसूबे नहीं थमे।
और वो बाकी कश्मीर को हासिल करने के लिए नए हथकंडे अपनाने लगा। और ईयर 1965 में दोनों देश एक बार फिर आमने सामने आ गए। बात तब शुरू हुई जब 9 अप्रैल 1965 के दिन पाकिस्तान की 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड ने कच्छ इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए कंजरकोट के पास इंडिया की सरदार पोस्ट पर कब्जा कर लिया। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान गुरिल्लाज ने भी कश्मीर की सीज फायर लाइन को क्रॉस करना शुरू कर दिया था। इस वक्त पाकिस्तान की कमान जनरल अयूब खान के हाथों में थी, जिन्होंने ईयर 1959 में पाकिस्तानी गवर्नमेंट का तख्ता पलट करते हुए खुद को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया था। 24 अप्रैल की शाम पाकिस्तान ने कंजरकोट पर अटैक किया और 4 दूसरे पोस्ट समेत पूरे कंजरकोट पर अपना कब्जा जमा लिया। कंजरकोट पर कब्जा करने के बाद पाकिस्तान ने इंडिया के सामने बातचीत की पेशकश रखी। दरअसल उसकी मंशा ये थी कि इस डिस्कशन के दौरान वो कंजरकोट रीजन को छोड़ने के बदले इंडिया से कश्मीर मांगेगा। उसने कश्मीर को हड़पने के मकसद से शुरू किए अपने इस मिशन को ऑपरेशन जिब्राल्टर का नाम दिया, लेकिन इंडिया ने पाकिस्तान की इन तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया और किसी भी तरह के डायलॉग से साफ इनकार कर दिया। हमने पाकिस्तान के सामने ये शर्त रखी कि जब तक वो कंजरकोट से पीछे नहीं हटेगा तब तक किसी भी तरह की बातचीत का सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन जब लाख समझाने के बाद भी पाकिस्तान पीछे नहीं हटा तो हमने अपनी जवाबी कार्यवाही शुरू कर दी। इस कार्यवाही में हमारे बहादुर सिपाहियों ने न सिर्फ पाकिस्तान को सीमा पार खदेड़ा बल्कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उसे सबक सिखाया। इंडियन आर्मी ने सबसे पहले सीज फायर लाइन को पार कर उन 3 पीक्स पर कब्जा किया जहां से इंडियन हाईवे पर फायरिंग कर एम्युनिशन एंड सप्लाई ट्रक की मोबिलिटी को कंट्रोल किया जा सकता था। और साथ ही इंडियन आर्मी का टारगेट समुद्र तल से 8661 फीट की ऊंचाई पर बसे उस पास पर कब्जा करना भी था जहां से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कर रहा था। उस पास का नाम था हाजी पीर पास। इसके लिए 26 अगस्त 1965 को ब्रिगेडियर जेडे बख्शी के नेतृत्व में ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। आर्मी की 19th इन्फेंट्री डिवीजन को हाजी पीर पास पर कब्जा करने की जिम्मेदारी दी गई। इस डिवीजन के अंडर 1 पैरा रेजिमेंट, 4 राजपूत रेजिमेंट, 19 पंजाब रेजिमेंट, 6 जम्मू एंड कश्मीर लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट, 4 सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट और 164 फील्ड रेजिमेंट की यूनिट शामिल थी। पाकिस्तान को करारा जवाब देने के लिए पिंसर मूवमेंट स्ट्रेटजी के तहत अटैक करने का फैसला लिया गया। तो जो पिंसर मूवमेंट वॉर की एक ऐसी टैक्टिक होती है जहां किसी दुश्मन पर 2 तरफ से घेर कर अटैक किया जाता है। इसी टैक्टिक का इस्तेमाल करते हुए आर्मी कमांड ने वेस्टर्न साइड से 1 पैरा रेजिमेंट को और ईस्टर्न साइड से पंजाब रेजिमेंट को अटैक करने का हुक्म दिया। 1 पैरा रेजिमेंट की यूनिट ने सांक सेक्टर के रास्ते पाकिस्तानी कैंप पर अटैक किया। हिली और रॉकी टेरेन होने की वजह से 1 पैरा रेजिमेंट के कई जवान इस कार्यवाही में शहीद हो गए। लेकिन आखिरकार 28 अगस्त को इंडियन आर्मी ने हाजी पीर पास पर तिरंगा लहरा ही दिया। इस युद्ध में इंडियन आर्मी ने न सिर्फ हाजी पीर पास को जीता बल्कि पीओके के दूसरे कई पीक्स पर भी अपना परचम लहराया। लेकिन यह सवाल ये खड़ा होता है कि आखिर हाजी पीर पास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है जिसके चलते हमारी आर्मी ने इतनी मुश्किल उठाई। आइए जानते हैं। दोस्तों, हायर ग्राउंड्स पर जंग हमेशा पीक्स पर होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये पीक्स उस पूरे एरिया की सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हाई टेरेन्स पे लड़े जाने वाले वॉर्स की एक सिंपल फिलॉसफी होती है, जो जितने हाई पर वो उतना सिक्योर। वॉर स्टडीज के मुताबिक हिली एरियाज में ग्राउंड और पीक का कैजुअलिटी रेशियो 3:1 का होता है, यानी जो यूनिट पीक पर है उसके 1 सिपाही को मार गिराने में ग्राउंड यूनिट के 3 सिपाही मारे जाएंगे। इवन कारगिल में टाइगर हिल जैसे रीजन में तो ये रेशियो 10:1 का भी हो जाता है। हाजी पीर पास ऐसी ही एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है जो आसपास के पूरे एरिया को कंट्रोल करने में वाइटल रोल प्ले करती है। इसके अलावा दूसरे इंपॉर्टेंट लोकेशंस के बीच कोऑर्डिनेशन करने के लिए भी ये पास पूरे रीजन का एक की एसेट है। उदाहरण के तौर पर अगर आपके पास हाजी पीर है तो श्रीनगर और पूंछ जैसे मेजर लोकेशंस के बीच की डिस्टेंस महज 55 किलोमीटर रह जाती है। यानी पूंछ जैसे सेंसिटिव सेक्टर में पैदा हुई किसी भी अनसीन इमरजेंसी सिचुएशन में आप अपनी आर्मी ट्रूप्स को महज 1 से 2 घंटे में श्रीनगर से पूंछ की ओर मोबिलाइज कर सकते हो। वहीं अगर हाजी पीर पास आपके पास ना हो तो आपको पूंछ से श्रीनगर जाने के लिए पहले जम्मू जाना पड़ता है। ऐसे में ये रूट 600 से 650 किलोमीटर लंबा हो जाता है, जो ट्रैवल डिस्टेंस को 10 से 15 घंटा तक बढ़ा देता है। साथ ही हाजी पीर पास पीओके में एलओसी से महज 8 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है। आज इस पास का इस्तेमाल पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अपने टेररिस्ट को इंडिया में एंट्री कराने के लिए कर रहा है। आज ये पॉइंट टेररिस्ट को इंडिया में एंटर करवाने का सबसे सिंपल और इजी लॉन्च पैड बन गया है। साथ ही ये पास पीर पंजाल रेंज के वेस्टर्न एज पर सिचुएटेड है।
जहां उरी पूंछ राजौरी के बीच से श्रीनगर और जम्मू को कनेक्ट करने वाला एक हाईवे बना हुआ है। यहाँ से पूरे पीर पंजाल रेंज को मॉनिटर किया जा सकता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों इस रीजन में हाजी पीर पास इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसीडर किया जाता है। तो फिर यहाँ आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि जब ये पास स्ट्रेटेजिकली इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो फिर क्यों हमने इस पॉइंट पर से अपना कंट्रोल लूज कर दिया। आखिर वो कौन से कारण थे जिसकी वजह से इंडियन आर्मी को हाजी पीर पास से पीछे हटना पड़ा। आइए जानते हैं। दोस्तों, हाजी पीर पास को लूज करने के पीछे का सबसे बड़ा कारण डिप्लोमेसी फोरम के द्वारा की गई गलतियां हैं और उस वक्त की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी। ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जिसके साइड इफेक्ट्स हम आज भी भुगत रहे हैं। दरअसल 1965 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच अप्रैल से 23 सितंबर तक चलने वाले इस वॉर के बाद रशिया ने दोनों देशों के बीच समझौता करवाया। इस वॉर के करीब 4 महीने बाद जनवरी 1966 में पाकिस्तान और इंडिया के लीडर्स पीस अकॉर्ड के लिए सोवियत के ताशकंद पहुंचे। तब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे, जो समझौते को करवाने के लिए रशिया गए थे। वहीं पाकिस्तान की तरफ से प्रेसिडेंट अयूब खान वहां आए थे। 10 जनवरी 1966 को दोनों देशों के बीच समझौता हुआ। इस अकॉर्ड के मुताबिक इंडिया को हाजी पीर और ठिथवाल रीजन पाकिस्तान को वापस करना पड़ा। इस अकॉर्ड ने इंडिया के लोगों को सख्ते में डाल दिया, क्योंकि इंडिया एक जीती हुई बाजी हार गया था। युद्ध में इंडिया पीओके के तमाम खोए हुए एरियाज को वापस कब्जे में ले चुका था, लेकिन इस समझौते के चलते उन एरियाज समेत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाजी पीर पास भी हमारे कंट्रोल से चला गया। इस फैसले को लेकर लाल बहादुर शास्त्री सरकार की खूब आलोचना भी हुई। यहाँ तक कि खुद लाल बहादुर शास्त्री की वाइफ ललिता शास्त्री भी इस फैसले से नाराज थी। साथ ही देश के तमाम बुद्धिजीवियों ने भी शास्त्री जी के इस फैसले पर सवालिया निशान खड़े किए। लोगों का ये कहना था कि हिंदुस्तान ने इस जंग को शुरू नहीं किया था, पाकिस्तान ने एक सोचे समझे मकसद के साथ हमारे ऊपर हमला किया था, तो फिर वॉर के कंसिक्वेंसेस भी उसे भी झेलने पड़ेंगे। एग्रीमेंट पाकिस्तान को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए होना चाहिए, न कि उसके मंसूबे और मजबूत करने के लिए। ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री के साथ कुलदीप नायर उनके इंफॉर्मेशन ऑफिसर बनकर गए थे। बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में कुलदीप नायर ने बताया था कि खुद लाल बहादुर शास्त्री इस अकॉर्ड से खुश नहीं थे, लेकिन देश की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी थी कि लाल बहादुर शास्त्री जी को ना चाहते हुए भी ये डिसीजन लेना पड़ा था। कुलदीप नायर के मुताबिक शास्त्री जी ने यूएसए और रशिया के दबाव में इस अकॉर्ड पर साइन किए थे। एक और दुखद बात यह हुई कि हाजी पीर और ठिथवाल रीजन गंवाने के बाद इंडिया ने अपने प्राइम मिनिस्टर को भी खो दिया। दरअसल इस अकॉर्ड के साइन होने के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी की सस्पिशियस सर्कमस्टेंसेस में ताशकंद में ही डेथ हो गई, जो आज भी एक हिडन मिस्ट्री है। दोस्तों, स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हाजी पीर पास आज भी उतना ही रेलेवेंट है जितना 1965 के दौरान हुआ करता था। यही वजह है कि उस वक्त हमारे जवानों ने इस पास को कंट्रोल करने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी थी। लेकिन अफसोस की बात है कि बैटल ग्राउंड में हासिल की गई ये भूमि हमने नेगोशिएशन टेबल पर गंवा दी। डिप्लोमेसी फोरम पर हुई इस गलती के कंसिक्वेंसेस इंडिया आज भी भुगत रहा है। 1947 में बंटवारे के बाद जो उरी पूंछ राजौरी के बीच का हाईवे इंडिया के लिए अनयूजेबल हो गया था, वो हमें 1965 में हाजी पीर पास पर कब्जे के साथ ही मिल जाता। साथ ही अगर 1965 वॉर के बाद से ये रीजन हमारे कब्जे में होता तो आज शायद कश्मीर के हालात कुछ अलग होते। सालों से कश्मीर वैली में पाकिस्तान की तरफ से टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेशन जारी है। ये भी कहा जा सकता है कि शायद 1966 में इंडिया की तरफ से हुई इस हिस्टोरिकल ब्लंडर ने कश्मीर में टेररिज्म के लॉन्ग लास्टिंग बीज को बो दिया था, जिससे उगे पेड़ों को इंडिया आज भी काट रहा है। अगर शायद उस वक्त हमारी सरकार बिना किसी आउटर प्रेशर में आए ये चूक करने से बच जाती तो हिंदुस्तान में फैले आतंकवाद के इस नासूर पर लगाम लगाने में हमें काफी मदद मिलती। बहरहाल दोस्तों, इसी के साथ हम अपने वीडियो डिस्कशन को यहीं समाप्त करते हैं। इस मुद्दे को लेकर आपका क्या ओपिनियन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा कि हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के लिहाज से काफी ज्यादा है, तो इस इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, was the Haji Pir Pass war India's first surgical strike? Is there any option to get it back? And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।